हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन विथ प्रिंस में। तो दोस्तों आज हम सारणिक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट भी पढ़ लिए हैं। आज मैंने एक नया चैप्टर लिया है क्लास 12th का, जो हर एग्जामों के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है। जो एग्जामों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसी चैप्टर को हम पहले ले रहे हैं। तो सबसे पहला दूसरा नंबर पर जो चैप्टर लिया हम लिए हैं मैट्रिक्स, आव्यूह लिए हैं। तो आव्यूह के बारे में आज हम इसके कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितने इसके कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने मैट्रिक्स के बारे में यानी आव्यूह के बारे में यहाँ पे कुछ उसके क्या बोलते हैं, इसके परिभाषा, यहाँ पे मैंने आव्यूह का परिभाषा लिख लिया है। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो आव्यूह होता है वो सारणी से मिलता जुलता होता है। कुछ कंसेप्ट सारणी के बीच में लगते हैं, आव्यूह के कुछ कंसेप्ट सारणी में लगते हैं और सारणी के कुछ इसमें लगते हैं। तो इसलिए ये दोनों मिलता जुलता है, इसीलिए सारणी के तुरंत बाद मैंने आव्यूह को चैप्टर को चुना है। क्योंकि सारणी तुरंत पढ़ें आप लोग तो तुरंत सारणी के बाद अगर आव्यूह पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप लोग को तुरंत समझ में आएगा। तो इसीलिए पूरा सारणी का कंसेप्ट भी इधर काम करेगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए और हमेशा वीडियो को देखा करिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है मैट्रिक्स आव्यूह। आज आव्यूह के डिफिनीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है एम एन संख्याओं को एम पंक्ति तथा एन स्तंभ में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे एम गुणे एन आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एम एन संख्याओं को, एम पंक्ति होना चाहिए, जो एम एन संख्या है उसमें एम पंक्ति और एन स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ मैंने सारणी में बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो सारणी का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें काम करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता चैप्टर है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और एम गुणे एन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, एम गुणे एन। जितनी पंक्ति या जितने स्तंभ उसको गुणा में लिखकर इतने गुणे का पंक्ति और इतने गुणे का स्तंभ। मान लीजिए कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स, ऐसे हम लिखेंगे। तो ये हुआ। इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, ये आपका डिफिनीशन है, तो इस डिफिनीशन को लिख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल, जैसे मैंने मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स और सारणी के बस दर्शाने में ये अंतर कुछ थोड़ा सा रहता है। जैसे सारणी का विस्तार करते थे तो मैट्रिक्स का भी विस्तार वैसे ही करना है, लेकिन दर्शाने में अंतर ये है कि सारणी को आप ऐसे दर्शाते थे, खड़ी लाइन से दर्शाते थे, लेकिन मैट्रिक्स को, इसको लाइन को यहाँ से बॉक्स की तरह बना देंगे। ये आयताकार एक व्यवस्था होगी कि नहीं, एन गुणे एन पंक्ति और स्तंभ को एक आयताकार व्यवस्था में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को ही मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को इस प्रकार दर्शाया जाता है। यहाँ पे आज मैट्रिक्स का मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस के बारे में और सूत्र के जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उसी तरह सूत्र भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, मैट्रिक्स को इसी प्रकार हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं मैट्रिक्स का एग्जांपल, उसमें एलिमेंट अवयव लेकर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया हूँ, इसी को ऐसे डिनोट करेंगे। मान लीजिए इसमें अवयव है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। अवयव कुछ भी हो सकता है, मैंने अपने मन से ये माना है, ए बी सी डी अपने मन से माना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक को एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट हिंदी में बोलते हैं अवयव, हिंदी में अवयव बोलते हैं। तो ये सारे एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो इस जो आव्यूह दिया है उसका एलिमेंट अगर कोई पूछेगा कि एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, तो आप लोग सबको जोड़ के बता देंगे एलिमेंट कितने हैं, 3 3 3, 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट ए बी डी जी एच आई जितने उसमें मतलब वर्ड हैं, अल्फाबेट है, सारे एलिमेंट कहलाएंगे। और आप लोगों को पंक्ति और स्तंभ बता दिया हूं मैं। ये देखिए, ये जो क्षैतिज ऐसे है 3, उसको पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, और ये जो 3 दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो 3 दिख रहा है खड़ा खड़ा, जैसे लंब होता है ना, लंब की तरह जो 3 दिख रहा है इसको बोलते हैं हम कॉलम, हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ये तो आप लोगों को सारे में भी मैंने बता दिया, तो फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूं, ये अवयव है। ठीक है, तो यही होता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की पूरी व्यवस्था ही होती है। तो मैट्रिक्स को तो कैसे दर्शाएंगे और इसको किस प्रकार लिखेंगे समझ में आएगा। और कोई पूछेगा इस
अवयव का क्रम, क्रम तो आप लोग सारणी में बता चुके हैं, सारणिक वाला ही क्रम इसमें भी लिखना है। क्रम को कैसे लिखेंगे, m गुणे n, पंक्ति पहले गुणे में स्तंभ को लिख देंगे तो वही क्रम कहलाएगा। पंक्ति को m से डिनोट करते हैं और स्तंभ को n से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता है। तो m पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति और गुणे n स्तंभ 1 2 3 3। अगर क्वेश्चन आ गया आप लोग एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ऑप्शन में मैथ के 1 नंबर में देता है, और कंपटीशन में तो उसको तो पूछना ही नहीं है, तो देता ही है। कंपटीशन के लिए इस चैप्टर से मेन यही सब पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के टिपिकल पूछता है। तो अगर पूछेगा कि इस अवयव का क्रम क्या है, ऐसे अवयव दे देगा और क्रम पूछ देता है, तो आप बता देंगे 3 गुणे 3, बस यही इसका क्रम, आंसर 3 गुणे 3 होगा, ऐसे करके दिया होगा। m गुणे n इक्वल टू 3 गुणे 3, ठीक है। ये कुछ भी क्रम हो सकता है, कुछ भी अवयव मानेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। चलिए अब इसके कुछ अलग फार्मूला, चलिए फ्रेंड्स, तो हम अवयव के कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक उतना तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, तो अब अवयव का मैंने अगला टॉपिक लिया है इसी में कंसेप्ट में, अवयव का निरूपण। अवयव को निरूपण कैसे करेंगे, दिक्कत क्या होती है जब क्लास 12 में लड़के आते हैं या फिर क्लास 12 से जब पास कर लेते हैं तो अवयव का निरूपण हम लोग भूल जाते हैं। मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो अवयव को निरूपण कैसे करेंगे, यही बहुत दिक्कत होती है। जब भी दे देगा अवयव की निरूपण करने को, या फिर उसके स्थानों को किस प्रकार लिखेंगे समझने के लिए दे देगा, या फिर ए इनवर्स अवयव में निकालने के लिए दे देगा, तो 3 गुणे 3 क्रम का ए इनवर्स निकालने में अवयव का निरूपण समझना जरूरी है, क्योंकि ए इनवर्स समझ में नहीं आता है। अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे कुछ दिनों तक, या फिर अभी आप नए नए पढ़ रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में समझ ही में नहीं आता है। अभी जो पढ़ रहे हैं इसको, उसको तो समझ में आएगा अगर कहीं से पढ़े हैं तो, नहीं तो बाकी समझ ही नहीं आता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अवयव को सबसे पहले हम लोग AIJ करके निरूपण करते हैं, ठीक है। आई मतलब डायरेक्टली हम समझा रहे हैं किताबी भाषा में, आई मतलब होता है पंक्ति, और जे इसको बोलते हैं आई, और जे मतलब स्तंभ, इसको जे, ठीक है। एन को स्तंभ, उसी को जे बोलते हैं, एम को पंक्ति। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी अवयव को दर्शाएंगे तो हमेशा एम गुणे एन, पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में ही दर्शाना है, तभी जाकर आपका एग्जाम में सही होगा। एग्जाम में घुमा के देगा, एन गुणे एम भी देगा और एम गुणे एन भी देगा, तो इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हम लगाएं क्या। तो हमेशा क्या होता है, ध्यान रहे, एम गुणे एन होता है, ठीक है। पंक्ति ऐसे भी दे देगा, अगर एम गुणे एन नहीं देगा तो ऐसे देगा, पंक्ति गुणे स्तंभ, स्तंभ गुणे पंक्ति। तो आपको पंक्ति गुणे स्तंभ ही टिक करना है या फिर समझना है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अलावा और कोई दूसरा देगा तो नहीं दर्शाएंगे उसको। तो इसी तरह अवयव का निरूपण होता है। तो अवयव के निरूपण के बारे में एक मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद उसको दर्शा रहा हूं। तो देखिए, एग्जांपल मैंने ले लिया है, a बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 2 संख्या ले रहा हूं, ठीक है, नंबर ले रहा हूं इस बार, 2 5 -1 2 1 1 3 4 3, ठीक है। ये मैं एक मैट्रिक्स ले लिया हूं। अब मैट्रिक्स में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे एलिमेंट है, 2 5 -1 2 1 1 3 4 3, ये सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट है, तो इसके जितने एलिमेंट है, इसके जो कुछ प्लेस पे ना मतलब फिट हुए होंगे कहीं। ये जो 2 है यहाँ पे, तो 2 किस प्लेस पे है, ये सारणी तो है नहीं कि डायरेक्ट ये n गुणे n और m के स्थान पे डायरेक्ट फिट कर दिए हो गया। अवयव में इसका प्लेस होता है, जैसे ये कौन से प्लेस में है। जब a इनवर्स निकालेंगे तो इस प्लेस का बहुत ज्यादा जरूरी होगा समझना। अगर नहीं समझ रहेंगे तो फिर निकालने में बहुत दिक्कत होगी। और बोर्ड के एग्जामों में 8 नंबर में एकदम पक्का 100% ये क्वेश्चन देता है, 8 नंबर में क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। ए इनवर्स निकालना, और अगर ये इसका अवयव का निरूपण नहीं समझेंगे तो ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, और ए इनवर्स नहीं निकालेंगे तो 8 नंबर आपका छूट जाएगा, या फिर खींच खाच के करेंगे तो 2-3 नंबर मिल जाएगा। तो 8 नंबर लेना है। तो देखिए, ये एलिमेंट है, जानते हैं सब एलिमेंट है। इसको जो ये फर्स्ट स्थान है इसको दर्शाते हैं A11 से। फर्स्ट A11 की जगह पे 2 है, ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। A12 दर्शाते हैं इस ऐसे, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ऐसे करके, मतलब 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ऐसे करके इसको दर्शाते हैं। ये कैसे दर्शाते हैं, क्यों 31 22 33 ये सब लिखते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, इसको बारीकी से समझिए।
तो 12 की जगह पे 5 है, ठीक है। 13 की जगह पे क्या है, -1 है। उसी तरह A21 की जगह पे क्या है, 2 है। A22 की जगह पे क्या है, 1 है। और A23 की जगह पे 1 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार A31 मतलब 31 की जगह पे क्या है, 3 है। A32 की जगह पे क्या है, 4 है। A33 की जगह पे क्या है, 3 है। इस स्थान, ये जो प्लेस है इसका, इसको समझना जरूरी है। अगर प्लेस नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। तो देखिए A11 क्यों बोला गया है, इसको A11, इसको AIJ भी दर्शा सकते हैं। AIJ, यही IJ है और यही 11 है, बराबर 2। क्यों 11 क्यों है, 11 मतलब इसको पहला कभी मैंने बताया, जो पहला वाला स्थान है, जो पहला वाला डिजिट है, ये वाला डिजिट, इसको बोलेंगे पंक्ति, और ये सेकेंड वाला है, इसको बोलेंगे स्तंभ, ठीक है। तो मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ की जगह पे क्या है, 2 है। पहला पंक्ति कौन है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। स्तंभ में ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो पहले पंक्ति की जगह क्या है, पहला पंक्ति, ये पहले पंक्ति में पहले स्थान पर ये 2 है। स्तंभ पहला स्तंभ यही है, तो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति की जगह क्या है, 2 है। इसीलिए ये पहला स्तंभ डिनोट कर रहा है और ये पहला पंक्ति डिनोट कर रहा है, तो उसके जगह क्या है, 2 है, ठीक है। 12 को देखिए, पहला पंक्ति देखिए, पहला है कि नहीं, पहला पंक्ति में नहीं 5, और दूसरा स्तंभ पहला और दूसरा, पहला पंक्ति यहाँ पे और स्तंभ दूसरा, इस दूसरे के स्थान पे 5 है, इसको 5 से डिनोट करेंगे। 13 जो है, 13 क्यों लिखे, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो अंदाज लगा लीजिए कुछ, पहला पंक्ति ये और पहला पंक्ति ये हो गया, और तीसरा स्तंभ कहाँ है, 1 2 3, यही है। पहला पंक्ति में और तीसरा स्तंभ में यही तो है, -1, इसीलिए इसको -1 से, ठीक है। इसी तरह 21 को कैसे दर्शाएं, 21 दूसरा पंक्ति, क्योंकि पहले को पंक्ति से, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति क्या है, ये पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति में देखिए स्तंभ पहला स्तंभ, यही तो है, पहला स्तंभ और ये पहला और दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ की जगह क्या है, 2 है। फिर 22 माने दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा पंक्ति ये वाला है, और दूसरा स्तंभ 1 2 यही वाला है ना, इसके दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ की जगह 1। उसी तरह दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ 1 2 दूसरा पंक्ति और 1 2 3 तीसरा स्तंभ 1। उसी तरह ये भी है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 3 तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ यही है 3। फिर 32 तीसरा पंक्ति 1 2 3 तीसरा पंक्ति 4, पहला दूसरा स्तंभ 1 2 नीचे 4 है। फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3 तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3 तीसरा स्तंभ के जगह 3 है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार अगर नहीं समझ आया तो फिर पीछे करिए वीडियो को, फिर एक बार देखिए और एक ही बार में समझ जाइए। अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को, क्योंकि देख ही रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत चल रही है और कोचिंग वोचिंग तो खुल नहीं रहा है, तो फिर पढ़ नहीं रहे होंगे, घर पे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रही है वही पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसके डिनोट के अगला क्रम को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने अगला टॉपिक लिया है मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिया है, ठीक है। तो वैसे तो मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं अगर बुक के हिसाब से देखें तो, लेकिन उसमें से सब बेकार है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को लिया है। अगर जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर इम्पोर्टेंट उसमें दिखेगा आपको क्वेश्चन में तो मैं करा दूंगा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो, लेकिन इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा, ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा और ना ही कंपटीशन में, दोनों में से कहीं नहीं आएगा। बस इतना ही पूछता है, एकदम 100% श्योर मैं हूं कि इससे अधिक कहीं नहीं पूछेगा। प्रकार में अगर कुछ क्वेश्चन देगा प्रकार का तो इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिया है। पहला मैंने लिया हूं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव, तो क्षैतिज अवयव का मैं लिख नहीं रहा हूं, आप परिभाषा सुन लीजिए, अगर लिखना है तो आप नोट्स कर सकते हैं। क्षैतिज अवयव उसे कहते हैं वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक तथा पंक्तियों की संख्या कम होती है, ऐसे अवयव को क्षैतिज अवयव कहते हैं, ठीक है। स्तंभों की संख्या अधिक मतलब क्षैतिज से अधिक स्तंभ होंगे उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। एग्जांपल में ये क्षैतिज अवयव देखिए, इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ है, और क्षैतिज कितनी है, 1 2 1 2, मतलब रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है, तो कॉलम रो से अधिक है, इस प्रकार के अवयव को क्षैतिज अवयव कहेंगे। और मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड नंबर है वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव।
इसमें ठीक क्षैतिज अवयव को उल्टा हो जाता है, इसमें जो पंक्ति होगा, पंक्ति अधिक होगा और स्तंभ कम होंगे, इस प्रकार के अवयव को क्षैतिज अवयव कहेंगे। तो अब एग्जाम्पल में देखिए इस प्रकार के अवयव को वर्टिकल अवयव कहेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अवयव देखिए इसमें क्षैतिज कितने हैं, पंक्ति 1 2 3 और कॉलम कितना है, सिर्फ 2 है, ठीक है, ऊपर और ये वाला कॉलम है। तो इस प्रकार के अवयव को ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। तो यही इसका काइंड्स हो गया। और थर्ड नंबर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, और ये नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स में, और ये इकाई यूनिट मैट्रिक्स में, ये तीन जो है, और ये विकर्ण, ये जो नीचे की तीन है, ये सबसे चार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये दो बस आप लोगों को समझाने के लिए दे दिया कि किसमें मतलब नल होगा और कौन वो होगा, ठीक है। तो इसी, तो ये जो चार होते हैं दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी चार के बारे में हमको ज्यादा समझना है, ठीक है। आज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा देखिए एकदम इजी लगने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सब कराऊंगा। तो यहाँ पे जो दिया है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव एक प्रकार का ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ दोनों क्या होता है, बराबर इक्वल होते हैं। इस प्रकार के अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल में वर्ग अवयव का नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा आप लोगों को याद करना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 2 4 1 5 5 5, ठीक है। देखिए इसमें पंक्ति में 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3, पंक्ति भी 3 स्तंभ भी 3, तो 3 गुणा 3 क्रम का हो गया, दोनों बराबर बराबर। तो इस प्रकार के अवयव को वर्ग अवयव कहेंगे, ठीक है। वर्ग अवयव पंक्ति भी और स्तंभ भी दोनों बराबर, तो इस प्रकार के अवयव को वर्ग अवयव कहेंगे। इसके गुण के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक शून्य अवयव देखते हैं। शून्य अवयव नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, या फिर रिक्त अवयव, या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स में सभी प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ओके। तो इसमें सारे एलिमेंट, जो आल एलिमेंट्स इज जीरो, ओके, 0 0 0 0 0 0, इस प्रकार के अवयव जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स या रिक्त अवयव नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अवयव को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इकाई अवयव, क्योंकि ये सवाल में सबसे ज्यादा इसी अवयव का यूज होगा आपका, इकाई अवयव, इकाई अवयव का ही यूज होगा, ठीक है। तो इकाई अवयव को देखेंगे, तो इकाई अवयव को समझेंगे इस प्रकार। इकाई अवयव को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। इकाई अवयव किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। कैपिटल आई से इकाई अवयव को डिनोट करेंगे तो इस प्रकार, ये कैपिटल आई है, इकाई अवयव कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। तो इकाई अवयव एक प्रकार का ऐसा, इकाई अवयव एक प्रकार का ऐसा वर्ग, इकाई अवयव भी एक वर्ग ही अवयव है। इकाई अवयव के जब भी डेफिनेशन देखें तो इकाई मतलब यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसके कुछ गुण अलग होते हैं। इकाई मैट्रिक्स ये होता है कि इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल सारे डायगोनल क्या होता है, एक होते हैं, ठीक है। और डायगोनल के बाद जो शेष एलिमेंट बचते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। इसका यूनिट मैट्रिक्स जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए इसका डायगोनल क्या है, विकर्ण, विकर्ण यही ना है, देखिए विकर्ण क्या है 1 है और बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 है। तो इसी को आई से डिनोट करता है, यही होता है इकाई अवयव। आपका एग्जाम में क्वेश्चन जब देंगे तो ये नहीं दिया रहेगा, बस आई बोलेगा, I2 बोलेगा, I2 माने 2 गुणे 2 क्रम का, I3 माने 3 गुणे 3 क्रम का इकाई अवयव। इसी प्रकार हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसका विकर्ण जो होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इतना इसको ध्यान रखेंगे। और विकर्ण जो होता है ये 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अगला है विकर्ण अवयव। तो इकाई अवयव जब पढ़ लिए तो विकर्ण अवयव के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, जिसके जो विकर्ण मतलब डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो, इस प्रकार के अवयव को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इस जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका जो विकर्ण होता है वो 0 होता है, बाकी सारे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले रहे हैं ए बराबर मैट्रिक्स है ये मान लीजिए 0 0 0, ये डायगोनल इसका 0 हो गया, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये डायगोनल इसका 0 हो गया, ये डायगोनल 0 हो गया, और बाकी ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो, इसी प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण
अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये सारे डायगोनल मतलब ये मैट्रिक्स के क्या है, टाइप्स है। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये डायगोनल ये मैट्रिक्स के प्रकार है। तो हम लोग मैट्रिक्स प्रकार पढ़ लिए। अब अगला जो वीडियो होगा ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट उसमें देंगे और उसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इतना समझ लीजिए कंसेप्ट में जो अवयव का कंसेप्ट होता है, इससे अधिक कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, बस इतना ही होता है। अब इसी को घुमा फिरा के लंबा करेंगे तो उससे कुछ लंबा करने से कोई बात नहीं बनने वाली है। तो यही बस कंसेप्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलते हैं फिर। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।